वेलकम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक छोटी सी कंट्री के बारे में जिसका साइज तो बहुत छोटा है बट उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पूरी दुनिया को सरप्राइज कर देता है। हम बात करेंगे मिडल ईस्ट में सिचुएटेड एक छोटी सी कंट्री इजराइल के बारे में। और इजराइल का नाम आप सब जानते हैं। आप सब जानते हैं कि इजराइल के अंदर अभी एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है। चाहे हमस का क्राइसिस हो, लेबनान से जुड़ा हुआ क्राइसिस हो, या ईरान ने जो अभी इजराइल के ऊपर हमला किया। इजराइल इन सभी क्राइसिस से बाहर निकल जाता है। उसने पहले भी बहुत सारी जंग लड़ी है, बहुत सारी ऐसी समस्याओं को फेस किया है, बट स्टिल अपनी पकड़ अपने पूरे इलाके के ऊपर इजराइल ने हमेशा मजबूत करके रखी है। पर क्यों? क्योंकि इजराइल का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और कैसे इजराइल ने अपने इस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डेवलप किया है और कैसे वो अभी भी अपने पूरे रीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो आज की हमारी इस वीडियो में हम इस पूरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, चैनल का नाम है दी आई सब, मेरा नाम है राही मेहता। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले इजराइल की कंडीशन को समझने के लिए उसके आसपास की जमीन को समझते हैं। हम जानते हैं इजराइल जो है वो मिडल ईस्ट में सिचुएटेड है, जिसकी बाउंड्री सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, इन सभी कंट्रीज से लगती है। इजराइल जो है वो आसपास सिर्फ और सिर्फ दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। एक भी कंट्री ऐसी नहीं है इजराइल के नेबरहुड के अंदर जिससे इजराइल की ट्रेड चलती हो। पूरा का पूरा लैंड रूट जो है इजराइल का वो ब्लॉक्ड है। अगर इजराइल ट्रेड करता है तो सिर्फ मेडिटेरेनियन सी के थ्रू इजराइल ट्रेड करता है, अदरवाइज लैंड बेस्ड ट्रेड जो है वो इजराइल नहीं कर सकता है। बट स्टिल वो दुनिया की रोबस्ट इकोनॉमीज में से आता है। तो आखिरकार ऐसा क्या किया इजराइल ने जिसके चलते इतनी डिस्टेबलाइज कंडीशन होने के बावजूद भी वो पूरी दुनिया को सरप्राइज कर रहा है? अगर हम थोड़ा सा और हिस्ट्री को समझे तो इजराइल ने कई सारी जंग लड़ी है। गाजा स्ट्रिप को लेकर कब से क्राइसिस चल रहा है, वेस्ट बैंक में बहुत बहुत पुराना क्राइसिस है, गोलन हाइट्स को लेकर इजराइल और सीरिया के बीच में जंग हुई, डेड सी को लेकर और जो आपकी जॉर्डन रिवर है उसको लेकर जॉर्डन और इजराइल के बीच में जंग हुई, इजिप्ट के साथ भी इजराइल जंग लड़ चुका है और सभी अरब कंट्रीज ने मिलकर भी एक बार इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया था। बट फिर भी इजराइल इन सभी अटैक से बच निकला और आज दुनिया की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बन गया। अब थोड़ा इकोनॉमी के ऊपर अगर हम फैक्ट्स अगर देखें इजराइल के, तो उनकी जीडीपी जो है वो 522 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। अब ये आंकड़ा आपको बहुत बड़ा नहीं लगेगा, बट एक बात याद रखिए, इजराइल की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 90-95 लाख के आसपास है। तो 90-95 लाख की आबादी वाला एक देश, उसकी जो जीडीपी है वो लगभग 550 बिलियन डॉलर की है। उसके अलावा अगर हम जीडीपी पर कैपिटा की बात करें, जीडीपी पर कैपिटा में इजराइल पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर है कतर और दूसरे नंबर पर है इजराइल। और लगातार इजराइल की जीडीपी पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज करती जा रही है। वहीं इजराइल की ओवरऑल जीडीपी में 55% कंट्रीब्यूशन जो है वो एक्सटर्नल ट्रेड का है। इसके साथ साथ हिब्रू एंड अरेबिक इजराइल की दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम उनके पास मौजूद है एंड उनकी ऑफिशियल करेंसी का नाम है इजरायली शेकल, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेंसी है। और यूएस डॉलर्स के मुकाबले जो इजरायली शेकल है वो पूरी दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवा चुका है। इसके साथ साथ हम बात करें तो लगभग 180 बिलियन डॉलर की हर साल मर्चेंडाइज ट्रेड की जाती है इजराइल के द्वारा, जो लगातार बढ़ती जा रही है। एंड लगभग 140 बिलियन डॉलर की सर्विसेज ट्रेड, और सर्विसेज ट्रेड में तो इजराइल का कोई तोड़ ही नहीं है। इसके साथ साथ मेजर रिलीजन इजराइल के अंदर 74% आबादी ज्यूज है और लगभग 20% आबादी जो है वो मुस्लिम धर्म को फॉलो करती है, इस्लाम को फॉलो करती है। तो ये तो एक बार इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो गया इजराइल का जो हमने समझा। बट ये स्ट्रक्चर हमेशा से ऐसे नहीं था। 1980s में इजराइल के अंदर जो इन्फ्लेशन थी वो स्काई रॉकेट कर गई थी। लगभग 350% इन्फ्लेशन 1980s में इजराइल ने फेस किया, जिसके चलते उनकी जो करेंसी थी जिसे शेकल कहा जाता है वो पूरी तरीके से अपनी वैल्यू खो चुका था। इजराइल के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस इतना बड़ा हो चुका था कि आज का कमाया हुआ पैसा अगले दिन ही आधा हो जाता था, क्योंकि इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती जा रही थी। उसके साथ साथ गवर्नमेंट के ऊपर डेट भी बढ़ता जा रहा था एंड कोई एक्सपोर्ट्स नहीं हो रहे थे। सबसे बड़ी समस्या, इजराइल की ज्योग्राफी जो है वो उनको फूड इनसिक्योर बनाती है, क्योंकि एरेबल लैंड इजराइल के पास बहुत कम है, खेती योग्य जमीन बहुत कम है, जिसके चलते 90 लाख लोगों का पेट भरना भी इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके साथ ही इजराइल एक ड्राई इलाका है, यहां पर बारिश बहुत कम होती है और वाटर रिसोर्सेज भी बहुत कम है। जब आपके पास खेती भी ना हो और आपके पास पानी भी ना हो, तब आप कैसे हाईटेक इंडस्ट्रीज लगा सकते हो, कैसे आप बड़े बड़े प्लांट्स लगा सकते हो, क्योंकि पानी तो चाहिए ही चाहिए किसी भी इंडस्ट्री को काम करने के लिए। बट इजराइल ने 1985 से ही अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए कुछ मेजर कदम उठाए, जैसे कि
ओल्ड शेकल करेंसी को रिप्लेस करके एक न्यू शेकल करेंसी इजराइल ने इंट्रोड्यूस करी ताकि लोग अपनी करेंसी के ऊपर दोबारा विश्वास करने लगे। क्योंकि जब ये क्राइसिस चल रहा था तो इजराइल के लोग अपनी करेंसी को छोड़कर डॉलर्स, यूएस डॉलर्स के अंदर एक्सचेंज करना शुरू कर चुके थे। तब इजराइल की सरकार को यह फैसला उठाना पड़ा, उन्होंने पुरानी करेंसी वापस करी और नई न्यू शेकल करेंसी इजराइल के अंदर लॉन्च करी। बट करेंसी लॉन्च करने से भी सिर्फ समस्या सोल्व नहीं हो जाने वाली थी, इजराइल ने अपने सेंट्रल बैंक को भी इंडिपेंडेंट कर दिया ताकि वो इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लेकर आ सके। उसके बाद सरकार ने अपने एक्सपेंडिचर को कट करना शुरू किया। जो ऐसी सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती थी इजराइल सरकार के द्वारा जिनको बंद किया जा सकता था, उनको बंद कर दिया और बहुत सारे टैक्स रिफॉर्म्स इजराइल ने इंस्टॉल किए अपनी कंट्री के अंदर। इजराइल ने दूसरी कंट्रीज के इन्वेस्टर्स को अपनी कंट्री के अंदर इनवाइट किया और बोला कि आप आइए, हम आपको सस्ता लोन प्रोवाइड करेंगे, हम आपको जीरो इंटरेस्ट बेस्ड लोन प्रोवाइड करेंगे, हम आपको जमीन देंगे, आप यहां पर आकर हाईटेक इंडस्ट्री लगाइए, ऐसी इंडस्ट्रीज जो सर्विसेज सेक्टर के अंदर काम करती हों, और उसके बदले में हम आपको टैक्स रिफॉर्म भी देंगे, आपके ऊपर टैक्स भी कम लगाया जाएगा। तो एक तरफ नई करेंसी आ गई, उसके साथ ही एक सेंट्रल बैंक जो था इजराइल का वो इंडिपेंडेंट हो गया, सरकार ने अपने खर्चों में कटौती करी एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स को इजराइल के अंदर इनवाइट किया। इसके चलते इजराइल बन गया पूरी दुनिया का स्टार्टअप नेशन। इजराइल को आज की डेट में सिलिकॉन वादी भी कहा जाता है। वैसे सिलिकॉन वैली जो है वो अमेरिका में है, वादी शब्द अरबी भाषा का शब्द है जो कि इजराइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इजराइल बन चुका है आज की डेट में सिलिकॉन वादी। क्यों? क्योंकि इजराइल की सरकार के इन स्टेप्स के चलते इजराइल के अंदर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड उसके साथ ही साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर बहुत सारी कंट्रीज ने यहां पर इन्वेस्टमेंट करी एंड यहां पर अपनी अपनी कंपनीज को ओपन किया, जिसके चलते इजराइल के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। आज की डेट में इजराइल के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सिर्फ 2 से 3% है, और उसके साथ साथ उनकी कंट्री के अंदर जो पर कैपिटा वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। पूरी इजराइल की इकोनॉमी के अंदर लगभग 15% इन्वेस्टमेंट जो हो रही है वो बाहर से ही आ रही है। ये किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा फिगर है, और इजराइल तो वैसे भी छोटा सा कंट्री है, 90-95 लाख की पॉपुलेशन, और दुनिया भर से उसके पास फंडिंग आ रही है जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने एग्रीकल्चर को ग्रो किया, अपनी फूड सिक्योरिटी को उसने अचीव किया, उसके साथ ही अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, और साथ में साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सभी सेक्टर्स को डेवलप करते हुए इजराइल आज की डेट में सर्विसेज सेक्टर के एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। और बहुत सारी कंट्रीज के लिए एक केस स्टडी भी बनती है कि कैसे इतनी ज्यादा टेंशंस में रहने वाला देश, इतनी ज्यादा जंग लड़ चुका देश आज भी अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करके रखा हुआ है। उसने अपनी अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत ज्यादा रिड्यूस किया और लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालकर उनकी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। इसी के साथ देखो, जब आप मेहनत करते हो तब किस्मत भी आपकी साथ देती है। एक समय ऐसा था जब इजराइल को बाहर से एनर्जी इंपोर्ट करनी पड़ती थी, और आप जानते हो इजराइल अपने पड़ोसी देशों से ट्रेड तो कर नहीं सकता है, तो एनर्जी इंपोर्ट करने के लिए उसको सिर्फ ओशियंस पर डिपेंड रहना पड़ता था। अदरवाइज नेचुरल गैस या नेचुरल ऑयल, जो क्रूड ऑयल जो है, वो आप पाइपलाइंस के थ्रू अपनी कंट्री के अंदर लेकर आ सकते हो। और इजराइल तो सिचुएटेड भी ऐसे जगह पर है जहां पर आसपास के देशों के अंदर बहुत सारा नेचुरल गैस एंड नेचुरल ऑयल मिलता है, बट इजराइल उनको इंपोर्ट नहीं कर सकता था। इजराइल की टोटल इकोनॉमी का लगभग 5% तो उसके एनर्जी इंपोर्ट के ऊपर ही खर्च हो रहा था। बट जैसा मैंने बोला, इजराइल ने मेहनत करी तो किस्मत ने भी उनका साथ दिया, और उसके चलते 2009 में इजराइल को अपने मेडिटेरेनियन कोस्ट पर लिवाथियन गैस फील्ड एंड तामर गैस फील्ड मिल गए। अब इजराइल एनर्जी इंपोर्टर की जगह एनर्जी एक्सपोर्टर बन चुका है, और उसने ड्रास्टिकली अपने इस एक्सपेंडिचर को रिड्यूस किया। नेचुरल गैस ने इजराइल की इकोनॉमी को 2009 के बाद से बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया, जिसका असर हम आज की डेट में देख रहे हैं। वैसे तो इजराइल के अंदर फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च करती है। रिसर्च एंड स्किल डेवलपमेंट, ये दो एक ऐसे चीज हैं जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को सुधार सकते हैं, पर साथ में गवर्नमेंट सपोर्ट भी होना चाहिए एंड जनता भी पढ़ने लिखने के प्रति बहुत ही ज्यादा जागरूक होनी चाहिए, और इजरायली जनता ने ये करके दिखाया। पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर स्पेंड जो है वो इजराइल ही करता आया है, तभी तो उनके सभी जो सर्विसेज सेक्टर हैं वो इतने ज्यादा ग्रो कर गए। इसके साथ ही क्योंकि क्राइसिस सिचुएशन है, पड़ोसी देश जो है वो दोस्त नहीं दुश्मन है, तो ऐसे में मिलिट्री के ऊपर इजराइल को बहुत खर्च करना पड़ा। मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा ग्रो हुई। छोटा सा कंट्री, सिर्फ 90-95 लाख की आबादी,
पूरी दुनिया के अंदर वेपनरी एक्सपोर्ट में वो एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। देखा जाए तो पूरी दुनिया का सिर्फ 3% ही है, बट इजराइल के कंपैरिजन में, उनकी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में पूरी दुनिया के अंदर जितना भी आर्म सप्लाई हो रहा है 3% तो इजराइल ही कर रहा है। इंडिया भी बहुत सारे आर्म्स जो है वो इजराइल से लेता है। हम भी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इजराइल से लेते हैं, साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी हम इजराइल से लेते हैं, और हम दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन है। तो दोस्तों, ये सब वो रीजन थे जिसके चलते इजराइल आज की डेट में इकोनॉमिक वाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नेशन है। तभी तो वो अपने आसपास के देशों को डोमिनेट कर पा रहा है, तभी तो वो गाजा के अंदर हमस से लड़ पा रहा है, तभी तो वो लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़ पा रहा है, तभी तो वो ईरान को उसकी धमकी का जवाब उसी अंदाज में देता है जैसा ईरान बोल रहा है। बट क्या ये इकोनॉमिक मॉडल दूसरी कंट्रीज के ऊपर भी एप्लीकेबल किया जा सकता है? ये तो खैर हर कंट्री की अपनी अपनी सिचुएशन होती है, हर कंट्री को अपने अपने अकॉर्डिंग, अपनी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, अपने सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना पड़ता है। कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता। बट हाँ, इजराइल से पूरी दुनिया सीख जरूर सकती है कि अगर आप हिम्मत करो, अगर आप मेहनत करो, अगर आप सही जगह पर सही टाइम पर सही फैसले लो, तो कोई भी कंट्री ग्रो कर जाएगी, चाहे कैसी भी कंडीशंस क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो पर कमेंट जरूर करें, एंड ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद।